जसपाल और हरप्रीत अपने घर के बाहर गली में क्रिकेट खेल रहे थे जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस पुरानी जर्जर इमारत की प्रशंसा कर रहे थे जिसे बच्चे भूतिया घर कहते थे। इस वास्तुकला को देखो, एक आदमी ने कहा। क्या तुमने लकड़ी की महीन नक्काशी देखी है? एक महिला ने पूछा। हमें मंत्री को पत्र लिखना चाहिए ताकि वह इस खूबसूरत घर की मरम्मत और संरक्षण की व्यवस्था करे। बच्चे हैरान थे कि कोई इस पुराने टूटे फूटे घर में क्यों दिलचस्पी लेगा। हड़प्पा की कहानी। बहुत बार पुरानी इमारतों के पास अपनी कहानियां होती हैं। लगभग 80 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इंजीनियरों ने आज के पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा के स्थल की खोज की। उनके लिए ये एक टीला था जो उच्च गुणवत्ता की तैयार ईंटों का स्रोत था। इसलिए उन्होंने रेलवे लाइन बनाने के लिए पुराने शहर की इमारतों की दीवारों से हजारों ईंटें उठा लीं। कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। फिर लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को खोजा और महसूस किया कि यह उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। चूंकि यह पहला खोजा गया शहर था, इसलिए जहां जहां से इसी प्रकार की इमारतें और अन्य चीजें मिली उन्हें हड़प्पन कहा गया। ये शहर लगभग 67 साल पहले विकसित हुए थे। हमारा अतीत। बहुत बार पुरानी इमारतों को गिराकर नई इमारतें बनाई जाती हैं। क्या आपको लगता है कि पुरानी इमारतों को संरक्षित करना जरूरी है? इन शहरों की खासियत क्या थी? इनमें से एक ईशर 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित थे। आमतौर पर पश्चिमी हिस्सा छोटा लेकिन ऊंचा होता था। पुरातत्वविद इसे गढ़ी कहते हैं। आमतौर पर पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन नीचा होता था। अक्सर हर हिस्से के चारों ओर पकी हुई ईंटों की दीवारें बनाई जाती थीं। ये ईंटें इतनी अच्छी तरह से पकी हुई थीं कि वे हजारों साल तक सुरक्षित रहीं। ईंटों को आपस में जड़ने के तरीके से दीवारें मजबूत होती थीं। कुछ शहरों में गढ़ी पर विशेष इमारतें बनाई गई थीं। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब जिसे पुरातत्वविद महान स्नानागार कहते हैं, इस क्षेत्र में बनाया गया था। इसे ईंटों से बनाया गया था, प्लास्टर से लेपित किया गया था और प्राकृतिक तार की परत के साथ जलरोधक बनाया गया था। इसमें दोनों तरफ से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थीं और चारों ओर कमरे थे। पानी शायद एक कुएं से लाया जाता था और उपयोग के बाद बाहर निकाल दिया जाता था। हो सकता है कि खास मौके पर महत्वपूर्ण लोग इस तालाब में स्नान करते हों। अन्य शहरों जैसे कालीबंगन और लोथल में आग के वेदियां थीं जहां बलिदान किए जाते होंगे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल जैसे कुछ शहरों में विस्तृत गोदाम थे। घर, नालियां और सड़कें। आमतौर पर घर 1 या 2 मंजिल के होते थे, जिनमें कमरे आंगन के चारों ओर बने होते थे। अधिकांश घरों में स्नान क्षेत्र अलग होता था और कुछ में पानी के लिए कुएं होते थे। इन शहरों में कई ढकी हुई नालियां थीं। ध्यान दें कि इन्हें कितनी सावधानी से सीधी रेखाओं में बनाया गया था। हालांकि आप इसे नहीं देख सकते, लेकिन प्रत्येक नाली में एक हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियां सड़कों की नालियों से जुड़ी होती थीं और छोटी नालियां बड़ी नालियों में मिलती थीं। नालियां ढकी हुई होती थीं, इसलिए उन्हें साफ करने के लिए बीच बीच में निरीक्षण छेद दिए गए थे। तीनों घर, नालियां और सड़कें शायद एक साथ योजना बनाकर बनाई गई थीं। उन घरों और नालियों के बीच कम से कम 2 अंतर सूचीबद्ध करें जिनके बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था। शहर में जीवन। एक हड़प्पन शहर बहुत व्यस्त स्थान होता था। वहां लोग थे जो शहर में विशेष इमारतों का निर्माण योजना बनाते थे। ये शायद शासक थे। संभवतः शासक लोगों को दूर दूर के स्थानों पर धातु, कीमती पत्थर और अन्य चीजें लाने के लिए भेजते थे। उन्होंने सोने और चांदी के गहनों या सुंदर मोतियों जैसे सबसे मूल्यवान वस्तुओं को अपने लिए रखा होगा। और वहाँ लिपिक थे जो लिखना जानते थे। वे मुहरें तैयार करने में मदद करते थे और शायद अन्य सामग्रियों पर लिखते थे जो अब तक जीवित नहीं बचे। इसके अलावा वहाँ कारीगर पुरुष और महिलाएं थीं जो अपने घरों में या विशेष कार्यशालाओं में हर तरह की चीजें बनाते थे। लोग दूर दराज के स्थानों की यात्रा कर रहे थे या कच्चे माल और शायद कहानियों के साथ लौट रहे थे। कई टेराकोटा के खिलौने मिले हैं और बच्चे इनसे खेलते होंगे। शहर में रहने वाले लोगों की सूची बनाएं। क्या इनमें से कोई व्यक्ति गांवों में भी रहता था, जैसे कि मेहरगढ़ में? शहर में नई शिल्पकला। हड़प्पन शहरों में बनाए और पाए गए कुछ वस्त्रों पर नजर डालें।
ध्यान दें कि इन वजन को कितनी सावधानी और सटीकता से आकार दिया गया है। बहुत सी वस्तुएं कार्नेलियन नामक एक सुंदर लाल पत्थर से बनाई जाती थीं। इस पत्थर को काटा जाता था, आकार दिया जाता था, पॉलिश की जाती थी और अंत में इसमें एक छेद किया जाता था ताकि उसमें धागा डाला जा सके। पुरातत्वविदों द्वारा पाई गई कई वस्तुएं पत्थर, शंख और धातुओं से बनी हुई हैं, जिनमें तांबा, कांस्य, सोना और चांदी शामिल हैं। तांबा और कांस्य का उपयोग औजार, हथियार, आभूषण और बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। सोना और चांदी का उपयोग आभूषण और बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। सबसे उल्लेखनीय खोजों में मोती, बार और ब्लेड शामिल हैं। हड़प्पा वासियों ने पत्थर से सील भी बनाई। ये सामान्यतः आयताकार होती थीं और उन पर जानवरों की नक्काशी होती थी। हड़प्पा वासियों ने काले डिजाइन वाले सुंदर बर्तन भी बनाए। लगभग 18 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती की जाती थी। वास्तविक कपड़े टुकड़े एक चांदी के बर्तन के ढक्कन और कुछ तांबे की वस्तुओं से जुड़े पाए गए थे। पुरातत्वविदों ने मिट्टी और फाइंस से बने धागा कातन के औजार भी पाए हैं। इनमें से की वस्तुएं शायद विशेषज्ञों द्वारा बनाई जाती। एक विशेषज्ञ वह व्यक्ति होता है जो केवल एक प्रकार के काम में प्रशिक्षित होता है, जैसे पत्थर काटना, मोती पॉलिश करना या सील बनाना। हर कोई विशेष नहीं हो सकता था। हम नहीं जानते कि केवल पुरुष विशेषज्ञ थे या महिलाएं भी विशेषज्ञ थीं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष विशेषज्ञ हो सकते थे। फाइंस, पत्थर या शंख की तरह जो स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। फाइंस एक कृत्रिम सामग्री है। रेत या पाउडर क्वार्ट्ज को आकार देने के लिए गोंद का उपयोग किया जाता था। फिर वस्तुओं को चमकीली सतह देने के लिए उन्हें ग्लेज किया जाता था। ग्लेज के रंग आमतौर पर नीले या समुद्री हरे होते थे। फाइंस का उपयोग मोती, चूड़ियाँ, झुमके और छोटी छोटी वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता था। कच्चे माल की खोज में। कच्चे माल वे पदार्थ होते हैं जो या तो स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के एस्क, या किसान या पशुपालकों द्वारा उत्पादित होते हैं। इन्हें फिर तैयार वस्तुएं बनाने के लिए संसाधित किया जाता है। उदाहरण के लिए कपास, जिसे किसान उगाते हैं, कपड़ा बनाने के लिए एक कच्चा माल है। जबकि कुछ कच्चे माल हड़प्पा वासियों को स्थानीय रूप से मिल जाते थे। कई वस्तुएं जैसे तांबा, टिन, सोना, चांदी और कीमती पत्थर दूर दूर से लाए जाते थे। हड़प्पा वासी शायद तांबा वर्तमान राजस्थान से और यहाँ तक कि ओमान, पश्चिम एशिया से लाते थे। टिन, जिसे तांबे के साथ मिलाकर कांसी बनाया जाता था, शायद वर्तमान अफगानिस्तान और ईरान से लाया जाता था। सोना शायद कर्नाटक से आता था और कीमती पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आते थे। शहरों के लोगों के लिए भोजन। जबकि कई लोग शहरों में रहते थे, कुछ ग्रामीण इलाकों में फसल उगाते और जानवर पालते थे। ये किसान और पशुपालक कारीगरों, लेखक और शासकों को भोजन प्रदान करते थे। पौधों के अवशेषों से हमें पता चलता है कि हड़प्पावासी गेहूं, जौ, दालें, मटर, चावल, तिल, अलसी और सरसों उगाते थे। बीज बोने के लिए मिट्टी को खोदने के लिए एक नए उपकरण, हल का उपयोग किया जाता था। हालांकि असली हल, जो शायद लकड़ी के बने होते थे, नहीं बचे हैं, लेकिन खिलौनों के मॉडल पाए गए हैं। इस क्षेत्र में भारी वर्षा नहीं होती है, इसलिए संभवतः सिंचाई का उपयोग किया जाता था। इसका मतलब है कि पानी संग्रहित किया जाता था और पौधों के बढ़ने के समय खेतों को पानी प्रदान किया जाता था। हड़प्पावासी गाय, भेड़, बकरी और भैंस पालते थे। बस्तियों के आसपास पानी और चरागाह उपलब्ध थे। हालांकि गर्मियों के सूखे महीनों में पशुओं के बड़े झुंड को चरने और पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फल इकट्ठा करते थे, मछली पकड़ते थे और मृग जैसे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। गुजरात के हड़प्पाई शहरों पर एक नजदीकी नजर। धोलावीरा शहर खदिर बेट में स्थित था, जहां मीठा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। अन्य हड़प्पाई शहरों के विपरीत, जो 2 भागों में विभाजित थे, धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था और प्रत्येक भाग को विशाल पत्थर की दीवारों से घेरा गया था, जिनमें द्वारों के माध्यम से प्रवेश होता था। बस्ती में एक बड़ा खुला क्षेत्र भी था, जहां सार्वजनिक समारोह आयोजित किए जा सकते थे। अन्य खोजों में हड़प्पाई लिपि के बड़े अक्षर शामिल हैं, जिन्हें सफ़ेद पत्थर से तराशा गया था और शायद लकड़ी में जड़ा गया था। ये एक अनोखी खोज है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पाई लेखन छोटी वस्तुओं जैसे सीलों पर पाया गया है। लोथल शहर साबरमती की एक सहायक नदी के किनारे स्थित था, जो खंभात की खाड़ी के निकट था। यह शहर उन क्षेत्रों के पास स्थित था जहां अर्ध कीमती पत्थरों जैसे कच्चे माल आसानी से उपलब्ध थे। ये पत्थर
शंख और धातु की वस्तुएं बनाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सील और सीलिंग्स। सील का उपयोग शायद उन थैलों या पैकेटों पर मुहर लगाने के लिए किया जाता था जिनमें सामान एक स्थान से दूसरे स्थान भेजे जाते थे। एक बार थैले को बंद या बांधने के बाद गीली मिट्टी की एक परत गांठ पर लगाई जाती थी और उस पर सील दबाई जाती थी। सील की छाप को सीलिंग कहा जाता है। यदि सीलिंग सुरक्षित रहती तो इससे यह सुनिश्चित होता कि सामान सही सलामत पहुंच गया है। आज भी सील का उपयोग होता है। पता करें कि उनका उपयोग किस लिए किया जाता है। अंत का रहस्य। लगभग 369 साल पहले हम एक बड़े बदलाव की शुरुआत देखते हैं। लोग कई शहरों में रहना बंद कर देते हैं। लेखन, सील और बाट का उपयोग बंद हो गया। दूर से लाए गए कच्चे माल दुर्लभ हो गए। मोहनजोदड़ो में हमें सड़कों पर कूड़े के ढेर, टूटी हुई जल निकासी प्रणाली और सड़कों पर बने नए कम प्रभावशाली घर मिलते हैं। यह सब क्यों हुआ, हमें यकीन नहीं है। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि नदियां सूख गई। अन्य सुझाव देते हैं कि जंगलों का कटाव हुआ। यह इसलिए हो सकता है क्योंकि ईंटें पकाने और तांबे के अयस्क गलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता थी। इसके अलावा मवेशियों, भेड़ों और बकरियों के बड़े झुंडों के चरने से भी हरियाली नष्ट हो सकती थी। कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आई, लेकिन इन कारणों से सभी शहरों के अंत की व्याख्या नहीं होती। बाढ़ या नदी का सूखना केवल कुछ क्षेत्रों में ही प्रभाव डाल सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि शासक नियंत्रण खो बैठे। किसी भी स्थिति में परिवर्तन के परिणाम स्पष्ट हैं। सिंध और पश्चिमी पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान के स्थानों को छोड़ दिया गया, जबकि कई लोग पूर्व और दक्षिण में नए छोटे बस्तियों में बस गए। लगभग 364 साल बाद नए शहर उभरे। इनके बारे में आप अध्याय और आत्म में पढ़ेंगे। कल्पना करें और टिप्पणी करें। आप अपने माता पिता के साथ लगभग 4000 साल पहले लौथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हैं। आप कैसे यात्रा करेंगे? आपके माता पिता क्या अपने साथ ले जाएंगे? और मोहनजोदड़ो में आप क्या देखेंगे?